हाई प्रीस्टेस अपनी सिस्टम स्क्रीन ओपन करती है, जिसकी हल्की ग्लो टेबल पर पड़ती है, और तांजा से नपे तुले शब्दों में बात करती है। सारी इकट्ठा की गई इन्फॉर्मेशन को वापस देखते हुए वो एक्सप्लेन करती है कि एक परेशान करने वाला पैटर्न बनना शुरू हो गया है। वो अजीब सा मेंटल मैनिपुलेशन, किंग्स ऑफ ओरिजिनल सिन का अचानक निकल कर आना और उन 2 मिस्टीरियस लड़कियों का जिंदा बच जाना, ये सब सु यांग के शैडो की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो अपने पहले के शक को याद करती है कि कैसे उन्हें एक बार लगा था कि एडेल इन सब इवेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एडेल के सील होने के बाद भी ऐसे इंसिडेंट्स बिना रुके होते रहे, जैसे कि इनके पीछे का असली हाथ अभी भी आजाद है। उसकी टोन थोड़ी शार्प हो जाती है जब वो आगे बोलती है। ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रन की बैटल के बाद से सु यांग बिना किसी ट्रेस के गायब है। अब माचिको और वैलेरी भी मिसिंग है। इनके गायब होने की टाइमिंग और नेचर इतने कनेक्टेड हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और वो मानती है कि पूरी सिचुएशन काफी सस्पिशियस फील हो रही है। तांजा सुनता है और जवाब देता है कि वो खुद भी शक के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में सु यांग अभी भी सिर्फ अपने 4th रिवॉल्यूशन पर है, और ये इमेजिन करना मुश्किल है कि उस लेवल का कोई इंसान ये सब प्लान कर सकता है। हाई प्रीस्टेस उसकी रीजनिंग का जवाब शांत यकीन के साथ देती है और सजेस्ट करती है कि हो सकता है सु यांग ही लॉर्ड ऑफ द अबिस हो। ये स्टेटमेंट सुनते ही तुरंत रिएक्शन आता है। तांग जान के हाथ जोर से टेबल पर पड़ते हैं, जिससे सरफेस हिल जाता है और वो बोल पड़ता है कि ऐसी चीज सच नहीं हो सकती। प्रीस्टेस एक्सप्लेन करती है कि उसे भी पहले यही लगा था, लेकिन केयरफुल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने उस पॉसिबिलिटी को ऑलमोस्ट पूरी तरह रूल आउट कर दिया है। तांग जान जोर से सांस छोड़ता है और उसे कहता है कि ऐसे मजाक न करे। हाई प्रीस्टेस स्टेडी कन्विक्शन के साथ बोलना जारी रखती है। उसके व्यू में अगर सु यांग अबिस किंग नहीं भी है, तो भी उसका उस रन के साथ कनेक्शन बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स है। वो ये पॉसिबिलिटी उठाती है कि शायद उनके पास किंग्स ऑफ ओरिजिनल सिन को कमांड करने का रेयर प्रिविलेज हो। अगर ऐसी अथॉरिटी सच में उसके हाथों में है, तो उन्हें हराना और रिवर्स सिन आर्टिफैक्ट्स को क्लेम करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। फिर उसका ध्यान श्राइन की रीच की तरफ जाता है, वो इन्फ्लुएंस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में उन्हें इन इवेंट्स के बारे में कम से कम कोई तो खबर मिलनी चाहिए थी, लेकिन 3 रिवर्स सिन आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी सामने आ चुके हैं और एक सिंगल रिपोर्ट भी उन तक नहीं पहुंची है। वो रीजन देती है कि इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। जिस इंसान ने ये आर्टिफैक्ट्स हासिल किए हैं वो मॉर्टल वर्ल्ड में है ही नहीं, बल्कि अबिस के अंदर कहीं है। तांग जान थोड़ा आगे झुकता है, उसकी पहली क्लेम को याद करते हुए कि आर्टिफैक्ट्स शायद सु यांग के पास हो सकते हैं। कंक्लूजन अब क्लियर लग रहा है। वो जरूर इसी रीजनिंग की चेन के थ्रू उस बिलीफ तक पहुंची होगी। फिर भी उसकी समझ में एक गैप रह जाता है। अगर सु यांग अबिस किंग नहीं है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो आदमी आखिर लॉर्ड्स ऑफ ओरिजिनल सिन में से किसी एक पर कंट्रोल कैसे रख सकता है। एक हल्की सी आहा हाई प्रीस्टेस के मुंह से निकलती है और वो अपना सिर हिलाती है। वो मानती है कि उसकी थ्योरी अभी के लिए बस स्पेकुलेशन है। एविडेंस एक फुली लॉजिकल और कंप्लीट चेन नहीं बना पा रहा। फिर भी वो नोट करती है कि एल्फ किंगडम का अनयूजुअल और लगातार अटेंशन देना उसके शक को एक दूसरे एंगल से और गहरा कर रहा है। तांग जान वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है, सोच में अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। वो एग्री करता है कि एल्फ सु यांग पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे वो ढूंढने के लिए डेस्परेट हैं। उसी मोमेंट उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। उसे रियलाइज होता है कि आंसर ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रल्म में हो सकता है। हाई प्रीस्टेस उसकी रियलाइजेशन से एग्री करती है और कहती है कि सब कुछ ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रल्म से ही शुरू हुआ था। उसे शक है कि सु यांग को वहां किसी तरह की इनहेरिटेंस मिली होगी, जिसने उसके और अबिस के बीच एक लिंक बना दिया। वो मानती है कि इस कनेक्शन ने उसे एक ट्रांसेंडेंट स्टेटस दिया। उस स्टेटस को यूज करके वो किंग्स ऑफ ओरिजिनल सिन को कंट्रोल कर सकता था, रिवर्स सिन आर्टिफैक्ट्स क्लेम कर सकता था, और यहां तक कि उन किंग्स को तोकुगावा और बाकियों पर अटैक करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकता था। एक ऐसा एक्शन जिसने उसे उन 2 लड़कियों को बचाने का मौका दिया जो उसका सीक्रेट जानती थीं। उसके दिमाग में ये लॉजिक बिल्कुल साउंड है। तांग जान इस रीजनिंग को मानता है और पॉइंट आउट करता है कि ये उसके लिए भी सेंस बना रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि वो खुद लूसिफर के अटैक का सर्वाइवर है। फिर भी वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि सु यांग ने ये बात उनसे शेयर करने के बजाय छुपाई क्यों। हाई प्रीस्टेस जवाब देती है कि सु यांग के अपने रीजंस होंगे। वो एडमिट करती है कि वो उससे पर्सन में मिलना चाहती है और एक प्राइवेट थॉट के साथ अपनी आंखें नैरो करती है। अगली बार वो उससे सच उगलवा कर रहेगी और कोई गैसिंग नहीं। फिर वो अपना फोकस वापस बड़ी पिक्चर पे शिफ्ट करती है। अभी के लिए वो कहती है वर्ल्ड क्वेस्ट को आगे बढ़ाना हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर उन्हें अबिस को कॉन्कर करना है तो एल्विन किंगडम की ताकत बहुत जरूरी होगी। तांग जान अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। वो उसे कहता है कि अब और बातों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि क्या करना है।
उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है जब वो डिक्लेयर करता है कि लोंगिया क्रूसेड अलायंस से विड्रॉ करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अबिस को कॉन्कर करने का गोल छोड़ दिया जाए। वो कसम खाता है कि वो और उसके वॉरियर्स अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखेंगे और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनेंगे। तांग जान तेजी से पलटता है और डिक्लेयर करता है कि बिना किसी बाहरी मदद के भी लोंगिया एक लॉर्ड ऑफ ओरिजिनल सिन को मार गिराएगा और अपने खुद के हाथों से रिवर्स सिन आर्टिफैक्ट लेगा। उसके लिए लोंगियंस कभी गिव अप नहीं करते। वो चैम्बर के बाहर मैसिव कॉरिडोर में निकल जाता है। लोंगिया के नाइट साइड्स में तैयार खड़े हैं, उनकी आंखें उसी पर टिकी हैं। वो उन्हें आवाज देता है, उन्हें भाई कहकर बुलाता है और कहता है कि निकलने का वक्त आ गया है। बिना हिचकिचाहट के वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। उनके कदमों की आवाज दूरी में धीमी होती जाती है। इस बीच तोकुगावा टेम्पल में एंटर करता है। हिचकिचाते हुए वो हाई प्रीस्टेस के पास जाता है। वो डोरवे पर ही खड़ी रहती है। उसकी नजर तांगजान और उसके नाइट्स पर टिकी रहती है जो कॉरिडोर के पार गायब हो रहे हैं। अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है कि यही लोंगिया की ट्रू स्पिरिट होनी चाहिए और वो शांति से विश करती है कि जीत और किस्मत उनका साथ दे। फिर वो तोकुगावा की तरफ देखती है और उसकी टोन में थोड़ा सटायर होता है जब वो नोट करती है कि मिस्टर तांग और बाकी लोग पहले ही जा चुके हैं और पूछती है कि क्या वो एल्व्स को इन्फॉर्म करने का प्लान कर रहा है। तोकुगावा थोड़ा हिल जाता है जैसे पकड़ा गया हो और हकलाते हुए जवाब देता है। वो जल्दी से एग्री करता है और कहता है कि वो उन्हें अभी कांटेक्ट करेगा। थोड़ी ही देर बाद एल्व्स आ जाते हैं और उनके साथ लोंगिया वालों को छोड़कर बाकी सारे अर्थ हीरोज भी आते हैं। वो होली लाइट के टेम्पल में इकट्ठा होते हैं, उसी टेबल के चारों तरफ बैठते हैं जहां पहले बात हुई थी। रॉयल फैमिली के मिनिस्टर्स और बाकी कई लोग आसपास के स्टैंड्स को भर देते हैं, मीटिंग को खुद देखने के लिए बेताब। एल्व्स काफी ओपन एरोगेंस दिखा रहे हैं। प्रिंस अंडाल ऐसे बैठा है जैसे टेम्पल उसका ही हो और हाई प्रीस्टेस को रिमार्क करता है कि उसने सुना है लोंगिया वॉरियर्स चले गए हैं और एक स्मग कॉम्प्लीमेंट ऐड करता है जिसे वो जॉब वेल डन कहता है। हाई प्रीस्टेस के एक्सप्रेशन में साफ नफरत दिखती है, हालांकि वो अपनी आवाज स्टेडी रखती है और उसे कहती है कि उन्हें एजेंडा पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रिंस अंडाल अपने हाथ सिर के पीछे रखकर पीछे झुकता है और लापरवाही से अपने पैर सेक्रेट टेबल पर रख देता है। वो फॉर्मेलिटीज को डिसमिस करता है, ये कहते हुए कि रूल्स और रेगुलेशंस एक परेशानी हैं और उसे बस चुप रहने और उसकी टर्म्स सुनने को कहता है। कार्ल ये सीन नोटिस करता है और मन में सोचता है कि क्वीन के यहां न होने पर ये यंग प्रिंस अपने असली रंग दिखा रहा है। लेडी कैरोलिन धीरे से बड़बड़ाती है, क्या एरोगेंट लूजर है। हाई प्रीस्टेस अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपनी इरिटेशन को दबाते हुए। वो उसे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी वो स्टेडी शब्दों में पूछती है कि सेकंड प्रिंस उनके सामने क्या कंडीशंस रखना चाहते हैं। प्रिंस अंडाल पूरे हक के साथ अपनी डिमांड्स रखना शुरू करता है। वो स्टेट करता है कि क्योंकि ह्यूमंस एल्व्स के पास मदद के लिए आए थे तो स्पॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एल्व्स के फेवर में होना चाहिए। उसके हिसाब से एल्फ वर्ल्ड को 60% मिलना चाहिए और ह्यूमंस के लिए सिर्फ 40% छोड़ना चाहिए। हाई प्रीस्टेस अभी भी शांति से आंखें बंद किए हुए जवाब देती है कि इस अरेंजमेंट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एनकरेज होकर प्रिंस अपनी दूसरी डिमांड की तरफ बढ़ता है। वो डिक्लेयर करता है कि जो 4 रिवर्स सिन वेपन्स क्लेम किए जाने बाकी हैं उनमें से 3 एल्व्स के पास जाने चाहिए। इस स्टेटमेंट ने पूरी टेबल पर गुस्से की एक चिंगारी लगा दी। कैरोलिन तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसकी आवाज हॉल को चीरते हुए गूंजी जब उसने प्रिंस पर हद पार करने का इल्जाम लगाया। पोकर भी खड़ा हो गया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि फाइनल एनिमी को हराने के लिए रिवर्स इन वेपन्स बहुत जरूरी है और उसने एल्व्स पर उन्हें मोनोपोलाइज करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। प्रिंस ने उनके गुस्से का जवाब एक स्मर्क के साथ दिया। साफ लग रहा था कि वो उनके रिएक्शन से एंटरटेन हो रहा है। उसने पूछा कि इसमें इतना आउटरेजियस क्या है, उन्हें याद दिलाते हुए कि 3 रिवर्स सिन वेपन्स पहले ही अपीयर हो चुके हैं और उसकी गिनती के हिसाब से ह्यूमंस के पास ऑलरेडी टोटल 4 हैं। उसके व्यू में ये ह्यूमंस ही हैं जो एक मैसिव बार्गेन ले रहे हैं। कैरोलिन ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, उसके आर्ग्यूमेंट को खुली चालाकी बताया। अगस्टस तब खड़ा हुआ और बोला कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वो 3 वेपन्स हैं कहां, तो ये दावा करना कि ह्यूमंस उन्हें होल्ड करते हैं बेकार है। प्रिंस और पीछे झुक गया, उसके पैर अभी भी सेक्रेट टेबल पर थे और उसने बिना किसी परवाह के जवाब दिया, जिसके पास भी वो हैं उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी ह्यूमंस के ही हैं और वो उन्हें खुद ढूंढ सकते हैं। पोकर, कैरोलिन और अगस्टस फ्रस्ट्रेशन में एक साथ बोल पड़े, उनकी आवाजें एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही थीं। स्टैंड्स में बैठी भीड़ में हलचल होने लगी और टेंशन के ऊपर गुस्से भरी चिल्लाहट सुनाई देने लगी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि वो एल्व्स को अपने ऊपर हुक्म चलाने नहीं दे सकते। दूसरों ने वार्निंग दी कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स भी पहले फेल हो चुकी हैं और अकेले अबिस को कॉन्कर करना इम्पॉसिबल है। एक और आवाज ने ऐड किया कि अगर वो टर्म्स को रिफ्यूज करते हैं तो एल्व सिंपली अपनी मदद वापस ले लेंगे। सिचुएशन का बोझ हॉल पर भारी पड़ रहा था। हर कोई जानता था कि अगर वर्ल्ड क्वेस्ट फेल हुआ तो सबकी किस्मत सील हो जाएगी।
एक लंबी और गर्मागर्म बहस के बाद ह्यूमन साइड आखिरकार एल्फ वर्ल्ड की डिमांड्स के आगे झुक गई। ह्यूमंस और एल्व्स के बीच एक ऑफिशियल अलायंस डिक्लेयर की गई और अब इसके खिलाफ पहले जॉइंट क्रूसेड की डेट 1 महीने बाद की सेट की गई। इस फैसले ने दोनों वर्ल्ड्स में लहरें पैदा कर दी, जो एक रिलक्टेंट कॉम्प्रोमाइज पर बने टेंस कॉपरेशन की शुरुआत थी। कई दिनों बाद लोंगिया की कैपिटल ड्रैगन सिटी का बस्टलिंग हार्ट एक अनएक्सपेक्टेड सीन का स्टेज बन गया। सिटी के सेंटर में टावरिंग टेलीपोर्टेशन गेट से एनर्जी की एक ब्राइट पल्स धुंधली हुई और एल्फ प्रिंस अंडाल सामने आया। कार्ल उसके ठीक पीछे था और साथ में एल्फ बॉडीगार्ड्स का एक फुल एस्कॉर्ट डिसिप्लिन फॉर्मेशन में चल रहा था। प्रिंस ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा, लाइवली सड़कों और भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स को देखते हुए। एनॉयंस से टपकती हुई टोन में उसने रिमार्क किया कि लोंगिया की कैपिटल कितनी इरिटेटिंगली वाइब्रेंट दिख रही है, हालांकि वो अभी भी हल्का सा इंप्रेस लग रहा था। एल्व्स के अचानक आने से तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। लोकल्स चलते चलते रुक गए, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये नज़ारा इतना अनयूजुअल था कि गेट के आसपास बढ़ती हुई भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उनके बीच अपनी मां के साथ चल रही एक छोटी लड़की अपने रास्ते में रुक गई। न्यूकमर्स की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी मां को देखने के लिए कहा, एक्साइटेडली उन्हें एल्व्स के रूप में पहचाना। बच्ची पूरे क्यूरियोसिटी के साथ आगे भागी, प्रिंस और उसके नाइट्स को एक चीयरफुल ग्रीटिंग देते हुए। प्रिंस अंडाल और कार्ल ने खुली नफरत के एक्सप्रेशंस के साथ स्माइल किया। गार्ड्स में से एक आगे बढ़ा और अपने हील को जमीन पर एक शार्प मोशन में मारा। फोर्स की एक वेव बाहर निकलती है, जिससे वो छोटी लड़की हवा में उड़ती हुई जमीन पर जा गिरती है। देखने वाली भीड़ में गैस्प्स की लहर दौड़ गई। मां अपनी बेटी की तरफ भागी, उसके पास घुटनों पर बैठ गई और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। उसकी आवाज में गुस्सा और डिसबिलीफ भरा था जब उसने पूछा कि एल्व्स को क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। गार्ड ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, ये कहते हुए कि उसने सुना था लोंगिया को ह्यूमंस के बीच सबसे सिविलाइज्ड नेशन माना जाता है। फिर भी उसके व्यू में इन नीच कॉमनर्स ने सेकंड प्रिंस को सीधे देखने की हिम्मत की, एक ऐसा एक्ट जो उसे अनएक्सेप्टेबल लगा। अंडाल और उसका स्क्वाड डरी हुई मां और बच्ची के पास पहुंचे, उनकी आंखों में कोल्ड डिस्डेन भरा था। गार्ड्स में से एक ने शार्प ऑर्डर दिया, डिमांड करते हुए कि वो दोनों सेकंड प्रिंस के सामने घुटने टेकें, उन नीच कॉमनर्स की तरह जो उनकी प्रेजेंस के लायक नहीं है। स्क्वायर का एटमॉस्फेयर और भारी हो गया, भीड़ डर और गुस्से के बीच जम गई। दूर कहीं सुयांग अपनी डेमोनिक स्क्रीन की शिफ्टिंग ग्लो के थ्रू इस सीन को ऑब्जर्व कर रहा था। जिस पल गार्ड का कमांड उसके कानों तक पहुंचा, उसका पेशेंस टूट गया। उसके चेहरे का टेंशन एक डेडली सीरियसनेस में बदल गया। लूसीफर उसके ठीक पीछे खड़ी थी, शांत लेकिन उसके अंदर बन रहे गुस्से से अवेयर। बिना किसी हिचकिचाहट के सुयांग उसकी तरफ मुड़ा और अपना इरादा अनाउंस किया। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो पहले ही मूव कर रहा था। एंशिएंट स्वॉर्ड उसके शोल्डर पर टिकी थी, एक हाथ उसे कैजुअल सर्टेनिटी के साथ पकड़े हुए था, जबकि दूसरा उसकी पॉकेट में चला गया। कोल्ड रिजॉल्व से भरी आवाज में उसने डिक्लेयर किया कि उनका डेस्टिनेशन ड्रैगन सिटी है और उनका मकसद सिंपल है, कुछ कुत्तों को मारना। लूसीफर बिना कोई और शब्द कहे उसके कदमों के साथ चल पड़ी। वापस ड्रैगन सिटी में सीन देख रहे लोंगिया के एडवेंचर्स अब खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से एक आगे बढ़ा, एल्व्स पर चिल्लाते हुए, डिमांड करते हुए कि इन फ्यूडल लॉर्ड्स की हिम्मत कैसे हुई लोंगिया में आतंक मचाने की। एडवेंचरर ने इंसिस्ट किया कि जिन्हें घुटने टेकने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए वो खुद एल्व्स हैं, और उन्हें कायर कहा। ये शब्द अंडाल तक पहुंचे, जिसने धीरे से अपना सिर उस आदमी की तरफ घुमाया। उसकी नजर गुस्से से डार्क थी। एल्फ गार्ड्स में से एक ने पहले रिएक्ट किया। कंटेम्प्ट भरी स्मर्क के साथ उसने एडवेंचरर को अपनी औकात में रहने को कहा, उसे बेकार कचरा बुलाते हुए। गार्ड एक ब्लर मूवमेंट में आगे कूदा, उसका मुक्का एडवेंचरर के सिर पर क्रशिंग फोर्स के साथ लगा। इंपैक्ट ने आदमी को जमीन में धंसा दिया, उसे धूल में मोशनलेस छोड़ दिया। गार्ड अपने गिरे हुए ओपोनेंट के ऊपर खड़ा हुआ और कोल्डली डिक्लेयर किया कि ये है पावर का असली गैप। अपना हाथ अपने चेहरे तक उठाते हुए उसने आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, यही किस्मत होती है उन चींटियों की जो उन्हें डिफाई करने की हिम्मत करते हैं। मां कांपते हुए अपनी बेटी को अपनी चेस्ट से जोर से लगाए हुए थी। उसकी आवाज टूट रही थी जब वो एल्फ से उनकी जान न लेने की भीख मांग रही थी। मां ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, उसकी आवाज कांप रही थी जब वो रहम की भीख मांग रही थी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी बेटी लेवल 5 की भी नहीं है और अगर मारी गई तो रिवाइव नहीं हो सकती। वो एल्फ से उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रही थी। इससे पहले कि कोई और शब्द बोला जाता, एनर्जी की एक अचानक फ्लैश आसमान में चमकी। एक पावरफुल आवाज स्क्वायर के ऊपर गूंजी, इन शब्दों के साथ गरजते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगले ही हार्टबीट में एनर्जी लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह नीचे गिरी, ठीक उस जगह पर एक्सप्लोड हुई जहां एल्व्स खड़े थे। फोर्स ने उनमें से ज्यादातर को सभी दिशाओं में उड़ा दिया। मां और बेटी अटैक के बीच में होने के बावजूद बिना किसी खरोच के बचे रहे। लोंगिया के न्यूली अराइव्ड नाइट्स द्वारा रेस किए गए एक ग्लोइंग शील्ड के अंदर प्रोटेक्टेड। उनके बीच लेजेंडरी तांग जान खड़ा था, उसकी प्रेजेंस कमांड रेडिएट कर रही थी।
उसका पहला ऑर्डर उसके आदमियों के लिए था। उन्हें तुरंत सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए कहा। नाइट्स ने बिना हिचकिचाहट के रिस्पॉन्ड किया, स्क्वायर को क्लियर करने के लिए तेजी से मूव करते हुए। तांग जान ने फिर अपना पूरा ध्यान एल्व्स की तरफ मोड़ दिया। उसकी नजर शार्प और अनयील्डिंग थी। उसने जानना चाहा कि क्या वो वही थे जिन्होंने लोंगिया के लोगों को नुकसान पहुंचाया। बुरी तरह घायल एल्फ गार्ड लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक हाथ अपने पेट को पकड़े हुए और डेफियंस के साथ जवाब दिया, पूछते हुए कि अगर वो थे तो क्या। सवाल का कोई वर्बल जवाब नहीं मिला। तांग जान ने अपना मुक्का पीछे खींचा। गोल्डन एनर्जी उसके चारों तरफ क्रैकल कर रही थी और एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक लॉन्च की। पंच ने हवा को चीर दिया, एक गरजता हुआ बवंडर और गोल्डन लाइट की ब्लाइंडिंग फ्लैश क्रिएट की। ब्लास्ट ने एल्फ गार्ड को पूरी तरह निगल लिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ चीरते हुए। प्रिंस अंडाल का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। एरोगेंस उसके चेहरे से गायब हो गया, जो तांग जान की ओवरवेलमिंग प्रेशर को देखकर डर की एक झलक में बदल गया। कार्ल आगे बढ़ा और प्रिंस और थ्रेट के बीच में खुद को प्लांट कर दिया। अपने रॉयल स्टाफ को उठाते हुए उसने शिमरिंग लाइट का एक बैरियर कंज्योर किया, प्रिंस को सावधान रहने की वार्निंग देते हुए। एल्व्स के पीछे की जमीन बिखर चुकी थी और फट गई थी। तांग जान की स्ट्राइक का असर, जिसने सड़क पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। सिर्फ वो सेक्शन जहां प्रिंस अंडाल और काल खड़े थे इंटैक्ट रहा, उस शिमरिंग बैरियर से प्रोटेक्टेड जिसे काल ने टाइम पर रेज कर दिया था। अपने गार्ड के पीछे से प्रिंस अंडाल ने अपना होश संभाला और तांग जान को आवाज दी, डिमांड करते हुए कि क्या लोंगिया अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। तांग जान ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बंधे रखे। उसकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी, एक्सप्लेन करते हुए कि लोंगिया उन्हीं की इज्जत करता है जो बदले में इज्जत दिखाते हैं। फिर उसने प्रिंस से पूछा कि क्या उसके एक्शंस ने अब तक लोंगिया के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट शो की है। प्रिंस ने बिना किसी शर्म के जवाब दिया, दावा करते हुए कि एटिकेट सिर्फ नोबल्स के लिए रिजर्व्ड मामला है, और पहले के विक्टिम्स को सिर्फ पेजेंट्स कहकर खारिज कर दिया। उसके व्यू में तांग जान के लिए उन पर इतना हंगामा करने का कोई रीजन नहीं था। तांग जान का एक्सप्रेशन और सख्त हो गया। उसने स्टेट किया कि लोंगिया में सभी लोग बराबर हैं और वहां कोई पेजेंट्स या नोबल्स नहीं है। उसने प्रिंस को याद दिलाया कि वो एल्व्स ही थे जिन्होंने होली सिटी में लगातार लोंगिया को टारगेट किया, और अब वो यहां बिना बुलाए आए हैं, उनके असली मकसद पर सवाल उठाते हुए। कार्ल ने प्रिंस की जगह जवाब देना चूज किया। उसकी टोन में नफरत भरी थी। उसने तांग जान की हिम्मत पर सवाल उठाया और स्टेट किया कि सू यांग पर एल्विन किंगडम द्वारा 3 क्राइम्स का इल्जाम है। पहला इल्जाम है एल्विन रॉयल फैमिली की परमिशन के बिना ब्लैक ड्रैगन को टेम करना, एक ऐसा एक्ट जिसे वो सिनिस्टर इंटेंट मानते हैं। दूसरा है ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रल्म के अंदर प्रिंस एरिक और कई गिफ्टेड एल्विन नोबल्स को मारना। तीसरा है एल्विन किंगडम की प्रिंसेस लिलिथ को अगवा करना। कार्ल ने ऐड किया कि क्वीन ने खुद सू यांग के लिए किल ऑन साइट ऑर्डर इशू कर दिया है, जिससे लोंगिया में उनका मकसद साफ हो जाता है। तांग जान के बगल में खड़ा एक प्रीस्ट अब और चुप नहीं रह सका। वो चिल्लाया, कार्ल को बेशरम कहते हुए, और इंसिस्ट किया कि सू यांग ने ब्लैक ड्रैगन को अपनी खुद की ताकत से टेम किया बिना किसी रॉयल अप्रूवल की जरूरत के। उसने पूछा कि क्या कार्ल अपने खुद के शब्दों की बेवकूफ़ी सुन भी रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये रीकैप पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, क्योंकि आज का गोल 1500 लाइक्स है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब करने पर भी विचार करें, ताकि जैसे ही चैनल पर नई वीडियो आए आपको नोटिफाई किया जा सके। आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। वापस स्टोरी पर चलते हैं। कार्ल ने प्रीस्ट को बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, स्टेट करते हुए कि ब्लैक ड्रैगन को रॉयल फैमिली द्वारा सीड ऑफ कैलेमिटी क्लासिफाई किया गया है, एक दुष्ट क्रिएचर जिसे देखते ही नष्ट कर देना चाहिए। उसने पूछा कि प्रीस्ट है कौन जो उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहा है। प्रीस्ट भड़क गया, एक तीखा जवाब देने ही वाला था, लेकिन तांग जान ने उसके शोल्डर पर एक स्टेडी हाथ रखा, साइलेंटली उसे अपना गुस्सा रोकने का सिग्नल देते हुए। तांग जान ने फिर कार्ल को डायरेक्टली एड्रेस किया, स्टेट करते हुए कि अगर एल्व्स सू यांग की तलाश में आए हैं तो उनकी कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि लोंगिया में कोई उसका ठिकाना नहीं जानता। कार्ल ने कूल एरोगेंस के साथ जवाब दिया, दावा करते हुए कि उन्हें लोंगिया के सू यांग को हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसने पूरे टेरिटरी के अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की डिमांड की, डिक्लेयर करते हुए कि एल्व्स हर कोने को खुद सर्च करेंगे, ड्रैगन सिटी से शुरू करते हुए। लोंगिया के नाइट्स में से एक अपना गुस्सा रोक नहीं सका। उसकी आवाज हवा को चीरते हुए निकली, इस डिमांड को उनके नेशन के लिए एक आउटरेजियस इंसल्ट बताते हुए, खासकर उनकी अपनी कैपिटल में। कार्ल ने अपने रॉयल स्टाफ को आसमान में ऊंचा उठाकर जवाब दिया। ग्रीन एनर्जी की लहरें बाहर निकलीं, गोल्डन स्पार्क्स के साथ, जो उसकी टिप से गिर रहे थे। उसकी टोन चैलेंज से भरी थी जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश करने की डेयर दी, अगर उन्हें लगता है कि उनके पास ताकत है। तांग जान का स्टांस इंस्टेंटली शिफ्ट हो गया, उसका पूरा पोस्चर डेडली इंटेंट रेडिएट कर रहा था। उसकी आवाज सख्त हो गई जब उसने डिक्लेयर किया कि एक आदमी बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन ये लाइन क्रॉस करता है। अगर ये वो रास्ता है जो एल्व्स चूज करते हैं तो बैटल ही एकमात्र जवाब है।
उससे एक वायलेंट बर्स्ट में पावर सर्ज हुई। लाइटनिंग जैसी एनर्जी की आर्क्स उसके फ्रेम के चारों तरफ नाचने लगीं जब उसने डिवाइन पावर रैंक भी अनलॉक किया। एक्सट्रीम डिविनिटी इफेक्ट। इस रिलीज ने बेस स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट्स को 10 गुना बढ़ा दिया। इसका शेयर प्रेशर उसके नीचे की जमीन को हिला रहा था। अगले ही हार्टबीट में तांग जान ने उस सारी रेजिंग पावर को अपने राइट फिस्ट में चैनल किया। फ्लेम्स उसके चारों तरफ कोइल और ट्विस्ट होने लगी, एक कोलोसल ड्रैगन का रूप लेते हुए। टेक्निक एक्सट्रीम डाओ ड्रैगन गॉड्स डिस्ट्रक्शन फिस्ट आगे फटी, फ्लेमिंग बीस्ट को सीधे कार्ल और प्रिंस अंडाल की तरफ फेंकते हुए। इम्पैक्ट एक गरजता हुआ धमाका था। फिर भी कार्ल पहले से मूव कर रहा था। उसका रॉयल स्टाफ डिवाइन रेडियंस के साथ चमक उठा जब उसने गॉडेस की ब्लेसिंग को कॉल किया। एक चमकता हुआ बैरियर ठीक टाइम पे मैटेरियलाइज हुआ। फ्लेमिंग ड्रैगन अर्थ शेकिंग फोर्स के साथ टकराया। शील्ड टिकी रही। कार्ल और प्रिंस दोनों को अटैक की फुल डेवास्टेशन से बचा लिया। कार्ल के होठ एक कॉन्फिडेंट स्मर्क में मुड़ गए। उसने रिमार्क किया कि इतने हैवी अटैक के बाद तांग जान अब ओपनिंग से भरा हुआ है। उसने रॉयल स्टाफ नीचे किया और फिर अपने टारगेट की तरफ सीधा किया, होली ट्री पनिशमेंट नाम की टेक्निक रिलीज करते हुए। स्टाफ के ग्लोइंग टिप से मोटी इथेरियल ब्रांचेस निकल कर आईं, हाई स्पीड पर आगे ट्विस्ट होते हुए। वो हवा को चीरते हुए तांग जान की बॉडी के अंदर डीप घुस गईं। इम्पैक्ट की शार्प क्रैक्स के बाद उसकी दर्द भरी सांस की आवाज सुनाई दी। जख्मों से खून का फव्वारा फूट पड़ा, तेजी से बहते हुए जैसे ही उसकी ताकत कोलैप्स हो गई। उसकी बॉडी जमीन पर गिरी और खून का एक और माउथफुल उसके नीचे बिखरे हुए पत्थरों पर गिर गया। लोंगिया का प्रीस्ट और एक नाइट अपने गिरे हुए कमांडर की तरफ भागे। उनके चेहरों पर डेस्परेशन छप गई थी। नजारा साफ बता रहा था कि तांग जान ने एक डेवास्टेटिंग ब्लो खाया है और इस पल के लिए ऐसा लग रहा है कि वो खत्म हो गया है। कार्ल ने डिक्लेयर किया कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर मेरे मॉर्टल्स की इमेजिनेशन से परे है और इसके खिलाफ कोई भी रेजिस्टेंस मीनिंगलेस है। उसकी टोन में एरोगेंस ने कोई शक नहीं छोड़ा कि वो मानता है बैटल पहले ही जीती जा चुकी है। हवा में एक हल्का सा बदलाव उसका ध्यान ऊपर की तरफ खींचता है। उसने महसूस किया कि कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है। बादलों से ढके आसमान में एक मैसिव डार्क पोर्टल खुल गया। शैडोज सभी दिशाओं में फैल रही थीं। उस अंधेरे के भीतर से 2 फिगर्स बाहर निकले। एक हैवी रोब में एक आदमी था, दूसरी एक औरत थी जिसकी प्रेजेंस उसके आसपास की हवा को भी कमांड कर रही थी। भीड़ में फुसफुसाहट और विस्पर्स की लहर दौड़ गई उस औरत को तुरंत पहचानते हुए। वो लेडी लॉर्ड ऑफ प्राइड थी, लूसीफर। प्रिंस अंडाल का होश बिखर गया और उसने इंस्टिंक्टिवली कार्ल का शोल्डर पकड़ लिया। उसने एक ऐसी टोन में प्रोटेक्शन मांगी जो उसके डर को धोखा दे रही थी। कार्ल उसे रिश्योर करता है, ये दावा करते हुए कि आर्टिफैक्ट उनके पास होने की वजह से उससे डरने की कोई वजह नहीं है। वो लूसीफर को घूरता है। उसका दिमाग मौके की तलाश में तेजी से दौड़ रहा है। उसे उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट याद आती है जिसमें कहा गया था कि जब कोई सिन लॉर्ड मॉर्टल रेल्म में डिसेंड करता है तो उनकी डिवाइन स्ट्रेंथ गॉड टियर से गिरकर डेमीगॉड टियर पर आ जाती है। अगर वो सच में अभी सिर्फ डेमीगॉड टियर पर है और एल्व्स के पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है तो शायद वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिन लॉर्ड को यहीं और अभी मार सकते हैं। तांग जान जबरदस्ती खुद को सीधा खड़ा करता है। खून अभी भी उसके होठों पर लगा हुआ है, फिर भी उसका फोकस शार्प हो जाता है। वो ऊपर उस डार्क फिगर को देखता है और मन में सोचता है कि ये सच में लूसीफर है। टाइमिंग उसे परेशान कर रही है और वो सोचता है कि उसने इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर आना क्यों चुना। पास खड़ा एक नाइट उसकी तरफ झुकता है और धीरे से अपनी चिंता जताता है कि वो शायद एल्व्स या उन्हें मारने आई है। तांग जान का ध्यान उसके साइड में खड़े रोब पहने आदमी पर शिफ्ट होता है। उस आदमी की प्रेजेंस में कुछ छुपा हुआ फील होता है। उसकी आइडेंटिटी एक ऐसी फोर्स से ढकी हुई है जिसे तांग जान तुरंत नहीं भेद सकता। शक उसके दिमाग में जड़ पकड़ लेता है। क्या ये वही हो सकता है जिसे वो सोच रहा है? ये ख्याल यकीन में बदल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सबकी नजरें लूसीफर पर टिकी होने की वजह से उसकी अपनी मूवमेंट्स नोटिस नहीं की जाएंगी। वो जानता है कि उसका अटैक रेंज छोटा है, मुश्किल से 1 मीटर, और नॉर्मल सर्कमस्टेंस में एल्व्स की हाइटन कॉशन की वजह से उसका मिस होने का रिस्क होता। लेकिन ये पल जब सबका ध्यान ऊपर है, परफेक्ट सेटअप है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो एल्व्स पर चुपके से अटैक कर सकता है। बहुत ऊपर वो रोबोट आदमी लूसीफर की तरफ मुड़ता है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि सारी एल्विन फोर्सेस को अपने डोमेन में घसीट ले। और जहां तक सेकंड प्रिंस की बात है, वो कहता है कि ये काम उसका होगा। लूसीफर बिना हिचकिचाहट के जवाब देती है, एक्नॉलेज करते हुए कि अगर ये सुप्रीम किंग की इच्छा है तो ये हो जाएगा। वो अपना हाथ उठाती है और ब्लैक एनर्जी का एक ह्यूज पल्स फूट पड़ता है जो बैटलफील्ड के ऊपर फैल जाता है। ये वेव अपने रास्ते में आने वाले हर एल्फ को निगल लेती है, उन्हें उसके डार्क डोमेन की गहराइयों में खींच ले जाती है। पलक झपकते ही सिर्फ प्रिंस अंडाल खड़ा रह जाता है। प्रिंस का कंपोजर बिखर जाता है और उसकी आंखें उस खाली जगह में इधर उधर घूमती हैं जब वो कार्ल को, कैप्टन टैसी को और रॉयल गार्ड्स को आवाज देता है। उसकी आवाज डेस्परेशन में टूट रही है।
कोई जवाब नहीं देता। ठीक उसके ऊपर से वो रोबोट आदमी हवा में धीरे धीरे नीचे उतरता है। सुयांग की आवाज प्रिंस के पैनिक को काटती है। उसे कहती है कि अपनी सांस बर्बाद न करे। जिन्हें वो बुला रहा है वो पहले ही लूसीफर के साथ बैटल में लॉक्ड हैं और उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। प्रिंस अंडाल अपनी आंखें उस रोबोट फिगर पर टिकाता है, उसकी आइडेंटिटी डिमांड करता है और खुद को एल्विन किंगडम का सेकंड प्रिंस डिक्लेयर करता है। वो उस अजनबी के इंटेंशंस पर भी सवाल उठाता है। वो आदमी सुयांग अपनी अप्रोच धीमी नहीं करता। इसके बजाय वो अचानक स्पीड के साथ सीधा प्रिंस की तरफ लपकता है। अंडाल के चेहरे पर पैनिक फैल जाता है। वो चिल्लाता है कि सुयांग दूर रहे। साथ ही एक डिफेंसिव शील्ड बनाता है जो रैंक 8 से नीचे के किसी भी अटैक को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन की गई है। बैरियर एक पल में मटेरियलाइज हो जाता है, लेकिन ये बेकार साबित होता है। सुयांग का मुक्का एक ही ब्लो में उसे तोड़ देता है। फोर्स सीधा प्रिंस के चेहरे पर कनेक्ट होती है। हड्डी और मांस इंपैक्ट से मुड़ जाते हैं, खून उसके मुंह से फूट पड़ता है और उसका चेहरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये स्ट्राइक उसे हवा में करीब आधा किलोमीटर दूर फेंक देती है। सुयांग थंडरक्लैप की तरह मूव करता है, साउंड की स्पीड को मैच करते हुए। इससे पहले कि प्रिंस गिर सके, सुयांग उसके ऊपर अपीयर होता है, उसे हवा में बालों से पकड़ लेता है। एक ब्रूटल पंच प्रिंस के पेट में लगता है, जिससे उसकी बॉडी नीचे जमीन में धंसने से पहले उसके मुंह से खून का एक और स्प्रे निकलता है। प्रिंस टूट चुकी जमीन पर फैला हुआ है। उसकी आवाज कमजोर लेकिन डेफिनेट है। वो कहता है कि सुयांग चाहे तो उसे मार दे, क्योंकि वो एल्विन टेम्पल में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो कसम खाता है कि एल्विन लीजन्स अब इसको कुचल देंगी, ये इंश्योर करते हुए कि सुयांग को कभी शांति नहीं मिलेगी, मौत में भी नहीं। उसकी बातें जहरीली हो जाती हैं जब वो लोंगिया नाइट्स की तरफ इशारा करता है, प्रॉमिस करते हुए कि वो इस इंसिडेंट की रिपोर्ट क्वीन को देगा और पूरे नेशन को मिटा देगा। एक लोंगिया नाइट उसे देखता है और बुदबुदाता है कि प्रिंस पागल हो गया है। सुयांग अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड निकालता है, ब्लेड लाइट को एक कोल्ड ग्लीम के साथ पकड़ती है। वो प्रिंस को बताता है कि ये दुर्भाग्य है कि उसे अपनी धमकियों पर एक्ट करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अंडाल डिसबिलीफ में घूरता है, जो वो सुन रहा है उसे एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है। सुयांग अपना स्टेटमेंट खत्म करता है, अंडाल की किस्मत को उसके भाई से कंपेयर करते हुए। प्रिंस बोलने लगता है, कुछ शब्द बोलता है, लेकिन आवाज कट जाती है। सुयांग की ब्लेड एक क्लीन, मर्सिलेस स्ट्राइक में नीचे आती है, अंडाल को सिर से पैर तक वर्टिकली चीरते हुए। उसकी बॉडी के दो हिस्से अलग होकर गिरते हैं बेजान। सुयांग के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, स्टेट करते हुए कि 250 एनर्जी पॉइंट्स कंज्यूम हो गए हैं। ये डिक्लेयर करता है कि अंडाल सेवलेया, एल्व्स का सेकंड प्रिंस, एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया गया है, इटर्नल ऑब्लिवियन में कंडेम कर दिया गया है, जहां से वापस आने का कोई चांस नहीं है। इकट्ठा हुए नाइट शॉक में जमे हुए खड़े हैं, उनकी आंखें चौड़ी हैं जैसे ही रियलिटी हिट करती है। एल्फ प्रिंस पूरी तरह गायब हो चुका है, अपने ऑरा का हल्का सा निशान भी पीछे नहीं छोड़ा। ग्रुप में कंफ्यूज्ड आवाजें मरमर करती हैं, हैरान होते हुए कि उनकी आंखों के सामने आखिर हुआ क्या। एक रेड हेयर्ड नाइट धीरे से बोलता है, एडमिट करते हुए कि उसका फोकस पहले लूसीफर के अचानक आने पर चला गया था और इस वजह से उसने उस रोबोट स्ट्रेंजर की प्रेजेंस को पूरी तरह नोटिस नहीं किया। उसे याद आता है कि उस आदमी के पास कोई ओवरवेलमिंग ऑरा नहीं था, फिर भी उसने ऐसा फीट कर दिखाया। ये ख्याल उसके दिमाग में आता है, क्या ये मिस्टीरियस फिगर एक्चुअली कोई और सिन किंग हो सकता है? सुयांग के पीछे वो ब्लैक बैरियर जो लूसीफर ने बनाया था फेड होने लगता है, उसकी डार्क एनर्जी हवा में डिसोल्व हो रही है। कमजोर होती शील्ड सजेस्ट करती है कि अंदर की बैटल अपने कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है। कुछ पलों बाद डोमेन पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है और लूसीफर वॉइड से बाहर कदम रखती है। उसका एक्सप्रेशन और स्टांस साफ करते हैं कि उसने जीत हासिल नहीं की है। कार्ल भी डिसिपेटिंग डार्कनेस से बाहर निकलता है, उसकी हंसी बैटलफील्ड पर गूंजती है। वो प्रोक्लेम करता है कि सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सिन किंग कुछ भी खास नहीं है, इस आइडिया का मजाक उड़ाते हुए कि एक मामूली डेमीगॉड एल्विन डिवाइन क्राफ्ट की रिफाइंड पावर का सामना करने की उम्मीद कर सकता है। उसकी टोन बोस्टफुल हो जाती है जब वो एब्सेंट प्रिंस को रिश्योर करता है, उसे अपने पहले के वादे की याद दिलाते हुए कि डिवाइन आर्टिफैक्ट उनकी साइड होने पर डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन उसके शब्द लड़खड़ाते हैं जब वो मुड़ता है, एक जवाब एक्सपेक्ट करते हुए। खामोशी उसका स्वागत करती है। कार्ल प्रिंस अंडाल को फिर से पुकारता है, एरिया को स्कैन करता है, लेकिन रियलाइजेशन बहुत देर से होती है। सेकंड प्रिंस का ऑरा जा चुका है, पूरी तरह बुझ गया है, वो मर चुका है। कार्ल की आंखें सुयांग पर लॉक होती हैं और रिकॉग्निशन बिजली की तरह लगती है। वो डिमांड करता है कि सुयांग ने प्रिंस के साथ क्या किया है। सुयांग एक हाथ उठाता है और एक लेजी वेव देता है, उसके होठों के कोने एक कोल्ड स्माइल में मुड़ते हैं। वो स्टेट करता है कि ये एक कुत्ते को मारने से ज्यादा कुछ नहीं था और हैरानी से अलाउड सोचता है कि कोई इस पर इतना हंगामा क्यों करेगा। वो ऐड करता है कि अगला नंबर कार्ल का है। कार्ल उसकी धमकी के जवाब में सिर्फ हंसता है, उसका एक्सप्रेशन कोल्ड अम्यूजमेंट से भरा हुआ है। उसके हाथों में डिवाइन स्टाफ ऊपर उठता है, उसकी गोल्डन लाइट ब्राइटली फ्लेयर करती है,
इससे पहले कि वो शार्प एनर्जी बीम्स की एक वॉली रिलीज करे। ब्लास्ट नजर में आने वाले हर नाइट के आर पार हो जाता है। एल्विन और लॉन्गशन दोनों उनकी सोल्स को एक पल में ड्रेन करते हुए और पीछे सिर्फ ब्रिटल स्केलेटन्स छोड़ते हुए। वो रिमार्क करता है कि प्रिंस अंडाल के पहले ही मर जाने से अब उसे गलती से नुकसान पहुंचाने का कोई रिस्क नहीं है। स्टाफ और ऊपर उठता है और कार्ल सेक्रेटरी जजमेंट को कॉल करता है और गोल्डन बीम्स बरसती हैं, बचे हुए एल्विन नाइट्स को स्ट्राइक करते हुए। उनकी दर्द भरी चीखें बैटलफील्ड पर गूंजती हैं जैसे डिवाइन एनर्जी उन्हें चीर देती है। कार्ल की आवाज और डार्क हो जाती है, डिक्लेयर करते हुए कि जो कोई भी सेक्रेट विल को डिफाई करने की हिम्मत करेगा उसे ब्लड सैक्रिफिसेस के रूप में ऑफर किया जाएगा। उनकी लाइफ फोर्स डिवाइन आर्टिफैक्ट के लिए नरिशमेंट का काम करेगी। गोल्डन बीम्स बिना रुके फायर होती रहती हैं, लॉन्गशन वॉरियर्स को केओस में रिट्रीट करने पर मजबूर करते हुए। रेड हेयर्ड नाइट आगे भागता है, तांग जान को अपने शोल्डर पर उठाता है और कार्ल को कोसते हुए बाकियों को भागने का ऑर्डर देता है। लूसीफर इस स्लॉटर को होते हुए देखती है, उसकी आंखें नैरो होती हैं जैसे वो बैटल स्टांस में आती है। वो एल्फ आर्चमेज को हेरेटिक कहती है और वार्न करती है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही पल गोल्डन लाइट की एक कंसंट्रेटेड बीम सीधे उसकी तरफ शूट होती है। कार्ल अनाउंस करता है कि वो उसके ट्रैप में गिर गई है, रिवील करते हुए कि शुरुआत से वही उसका एकमात्र टारगेट थी। एक हाथ उसकी चेस्ट पर फर्मली प्रेस होता है जैसे ही वो वर्ड्स चैंट करता है, लिबरेट अथॉरिटी। उसके स्टाफ के ऊपर गोल्डन एनर्जी वायलेंट क्रैकलिंग आर्क्स में गैदर होती है, इससे पहले कि उसकी पोजीशन की तरफ बीम्स का तूफान लॉन्च करे। लूसीफर इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, लेकिन अटैक कुछ बहुत बुरे में बदल जाता है। सॉलिडिफाइड एनर्जी की ब्रांचेस बीम से इरप्ट होती हैं, उसके लिम्स और टॉर्सो के चारों तरफ कोइल करते हुए। वो उसे कस के बांध देती हैं, उसे हर तरफ से एक क्रशिंग होल्ड में खींचते हुए। वो उनके खिलाफ जोर लगाती है, आजाद होने की कोशिश में अपनी फुल पावर अनलीश करती है। लेकिन वो जितना जोर लगाती है, बाइंडिंग्स उतनी ही टाइट होती जाती हैं। कार्ल की आवाज जीत में गूंजती है जब वो लूसीफर को नर्क में जाने को कहता है, डिक्लेयर करते हुए कि किंग ऑफ ओरिजिनल सिन होली ट्री की ब्रांचेस के लिए नरिशमेंट बनेगी। इससे पहले कि फाइनल ब्लो लैंड कर सके, सू यांग मूव करता है। एंशिएंट स्वॉर्ड उसकी ग्रिप में चमकती है जैसे वो आगे चार्ज करता है। उसका फिगर एक ब्लर है जो केओस को चीरते हुए निकलता है। कार्ल मोशन नोटिस करता है और मजाक उड़ाता है। सू यांग को कहता है कि वो खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। कार्ल अपनी उंगलियां चुटकी में बजाता है और मल्टीपल गोल्डन एनर्जी बीम्स हवा को चीरते हुए अप्रोचिंग फिगर की तरफ भेजता है। फोर्स पहले सू यांग को पीछे धकेलती है, लेकिन वो इंस्टेंटली अडेप्ट करता है, लाइट की डेडली स्ट्रीक्स के बीच वीव करते हुए। उसकी बॉडी फ्लूइड मोशंस में ट्विस्ट होती है, स्पिन करते हुए, मिड एयर में लीप करते हुए और हर बीम को कैलकुलेटेड प्रिसिजन के साथ डॉज करते हुए। सेकेंड्स में वो डिस्टेंस क्लोज कर लेता है, स्वॉर्ड एक डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए तैयार। ब्लेड कार्ल की तरफ एक क्लीन आर्क में स्विंग होती है, फिर भी डिवाइन स्टाफ इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, अपने विल्डर के चारों तरफ एक शिमरिंग शील्ड बैरियर बनाते हुए। स्पार्क्स फूट पड़ते हैं जहां स्टील मैजिक से मिलता है जैसे स्वॉर्ड प्रोटेक्टिव लेयर के खिलाफ घिसती है। कार्ल की आंखें फैल जाती हैं जैसे रिकॉग्निशन हिट करता है। ये सू यांग है। एक ओपनिंग देखते हुए कार्ल काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। उसका स्टाफ पावर से सर्च करता है, लेकिन ब्लो बेकार लैंड होता है। स्ट्राइक सू यांग की फॉर्म से टकराती हैं, लेकिन असर उस डेमोनिक आर्टिफैक्ट द्वारा नलिफाई हो जाता है जो उसने पहना है, द डेमन्स रोर। इसका परमानेंट एन्चैंटमेंट उसे सुपर आर्मर की स्टेट ग्रांट करता है, उसे कंट्रोल स्किल से इम्यून बनाता है, जबकि लिए गए सारे डैमेज को आधा कर देता है। कार्ल अभी भी अपनी स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंट मजाक उड़ाता है और पूछता है कि सू यांग पॉसिबली क्या अचीव करने की उम्मीद कर सकता है। जवाब बिना शब्दों के आता है। सू यांग की बाहें टाइट होती हैं और एंशिएंट स्वॉर्ड बैरियर के खिलाफ और जोर से प्रेस करती है। प्रोटेक्टिव शेल कांपने लगता है, फाइन क्रैक्स उसके सरफेस पर फैल जाते हैं। फोर्स के एक आखिरी सर्ज के साथ बैरियर टूट जाता है। ब्लेड कार्ल की बॉडी में गहराई तक घुस जाती है, उसे एक पल में आर पार चीरते हुए। उसकी आंखों से जिंदगी ड्रेन हो जाती है और स्टाफ पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। वेपन उसकी उंगलियों से फिसलकर आजाद हो जाता है और सू यांग उसे आसानी से पकड़ लेता है। उसके होठों पर स्मर्क सेटिस्फेक्शन और फाइनैलिटी दोनों कैरी करता है। वो रिमार्क करता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट अब उसके पोजीशन में होने से ये जर्नी वेस्ट होने से बहुत दूर है। कार्ल के मरने के साथ लूसीफर को बांधने वाली गोल्डन ब्रांचेस हवा में डिसोल्व हो जाती हैं। वो आगे बढ़ती है, रेस्टोरेंट की अचानक एब्सेंस को फील करते हुए और रियलाइज करते हुए कि एल्फ जरूर मर चुका होगा। ये ख्याल उसे बेचैन कर देता है। उसे ये मानने में मुश्किल होती है कि सू यांग ने एक ऐसे ओपोनेंट को हरा दिया जिसे वो खुद नहीं हरा पाई थी। उसके पास जाकर वो पूछती है कि आखिर उसने उन आखिरी मोमेंट्स में किया क्या था। सू यांग उसकी नजरों से ब्रीफली मिलता है और उसे बताता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसे जानने की जरूरत नहीं है, ऐड करते हुए कि मामला सेटल हो गया है और उन्हें निकलना चाहिए। लूसीफर फाइट पर रिफ्लेक्ट करती है। कार्ल एक डिवाइन आर्टिफैक्ट का विल्डर, डिवाइन रैंक और पावर से सिर्फ आधा कदम दूर था।
उसके खिलाफ वो एक हार्ड फॉट बैटल में लॉक्ड थी जिसमें कोई क्लियर एडवांटेज नहीं था। फिर भी सु यांग ने इसे एक सिंगल एनकाउंटर में खत्म कर दिया। ये इवेंट लॉजिक को डिफाई करता है और कॉमन सेंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अपने मन में वो अफर्म करती है कि ये सच में किंग्स प्रॉक्सी है। सु यांग, कोई ऐसा जिसकी गहराइयों को वो खुद भी अब पूरी तरह नहीं समझ सकती। सु यांग वहां से चलने लगता है। होली आर्टिफैक्ट स्टाफ उसकी ग्रिप में मजबूती से टिका हुआ है। उसके कदम जल्दबाजी में नहीं है, जैसे कि उसके पीछे का बैटलफील्ड अब कोई चिंता का विषय नहीं है। साइड से तांगजान सीधा रहने के लिए स्ट्रगल करता है, खुद को बोलने के लिए फोर्स करते हुए। वो सु यांग को रुकने के लिए पुकारता है, उसे रिस्पेक्टफुली एड्रेस करता है और उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। तांगजान फिर स्टेट करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिन मोनार्क को कमांड कर पाने के लिए सु यांग जरूर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी वाला इंसान होगा। एक हल्की सी स्माइल उसके होठों पर आती है जब सु यांग अपना सिर्फ आधा चेहरा तांगजान की तरफ मोड़ता है। ये झलक तांगजान को शॉक की स्टेट में डालने के लिए काफी है। एक मरमर उसके मुंह से निकलता है, शब्द ये सवाल करते हुए कि क्या ये सच में वही इंसान हो सकता है जिसका उसे शक है। दूर एल्वन किंगडम के थ्रोन रूम में क्वीन अचानक अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। एक तीखी सेंसेशन उसके अंदर दौड़ जाती है, जैसे उसे रियलाइज होता है कि अंडाल और कार्ल लॉरेन दोनों के लाइफ साइंस पूरी तरह गायब हो गए हैं। शॉक और डिसबिलीफ उसके चेहरे पर फैल जाता है, जैसे वो सोचती है कि ऐसी चीज कैसे हो सकती है। वो चैम्बर में चिल्लाती है, डिमांड करते हुए कि अर्थ पर आखिर हुआ क्या है।